तो स्वागत है आपका हमारे चौथे एपिसोड में जिसका नाम है खोज का सफर। हम मिट्टी के बारे में जान चुके हैं डॉक्टर साहब, पुरातत्व के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम आपके सफर के बारे में जानेंगे। तो मैं प्रश्न पे आता हूँ। एक आर्कियोलॉजिस्ट की जिंदगी बाहर से जितनी रोमांचक लगती है, क्या असल में भी उतनी ही रोमांचक होती है या कठिन होती है उससे? रोमांचक तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब इंडियाना जोन्स हमें बहुत ही ज़्यादा गलत तरह से दर्शाते हैं। एंड अक्षय कुमार का जो आर्यन कुलश्रेष्ठ का जो वो है, हमारे पीछे कभी गोलियां नहीं चल रही होती, कभी जैकलिन फर्नांडिस जैसी कोई खूबसूरत महिला हमें मिली भी नहीं है। पर काश मिलती। पर आ, बिल्कुल रोमांचक अलग तरह से होता है कि आपको अलग अलग गांव में रहने को मिलता है, रिमोट एरियाज देखने को मिलते हैं, आपको वो देश देखने को मिलता है जो शायद आपको कभी देखने को नहीं मिलता। या जो बाकी दुनिया नहीं देख हाँ, पाती जो है बाकी आपको? दुनिया नहीं देख पाती, आपको उस तरह के लोगों के रहन सहन से सीखने को मिलता है जो शहर में जिस चीज का नामो निशान नहीं होता। मतलब आपका दृष्टिकोण बहुत अलग अलग तरीके से बदला जाता है। मतलब जैसे मैं पूरा दिल्ली का शहरी लड़का गया था, आर्कियोलॉजी ने मुझे इतना हम्बल कर दिया है क्योंकि मैं ऐसे अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग तौर तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज देखे, जी। लोगों के साथ टीम वर्क किया कि मतलब सच्ची में मैं आदमी ही बदल गया। तो मैं ये कहूँगा ये मेरे लिए ज़्यादा रोमांचक है कि मतलब मोटरसाइकिल पे भागना और हम्म। ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है कि किसी नक्शे में गए। अगर जो शायद मैं भी सिनेमा हॉल में पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी एक ऐसी ही पिक्चर देखनी पसंद होगी। जी। मैं ये तो पसंद नहीं करूंगा ना कि कितने मीटर का डेटम पॉइंट लिया, खुदाई करी, ये तो बोरिंग हो जाएगा। पर हाँ, दिलचस्प तो बिल्कुल। बट आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैशन ड्रिवन होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ और करने को नहीं मिला तो आर्कियोलॉजी कर लो। मतलब मैं एटलीस्ट किसी भी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं जानता जिसको उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया हो आर्कियोलॉजी जी। करने के लिए। तो हाँ। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या आपको कभी किसी रिमोट या डेंजरस लोकेशन पे काम करना पड़ा है? और अगर करना पड़ा है तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अब ये प्रश्न अच्छा है। रिमोट तो आई थिंक हर आर्कियोलॉजिस्ट ज़्यादातर रिमोट लोकेशंस में ही काम करते हैं क्योंकि जो द रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन वो आर्कियोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। जहाँ पे हमारी प्रजातियां पहुंचती हैं वहाँ पे हम सब कुछ नेस्तो नाबूद करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाए अभी तक वो जगह सुरक्षित हैं। और ये जगह ज़्यादातर जंगलों में होती हैं जहाँ पे वेजिटेशन, वाइल्ड एनिमल्स, आदिवासी, इन जी। लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो जैसे मैंने काफ़ी फील्ड वर्क किए हैं रत्नगिरी के जंगलों में, विदर्भ के जंगलों में, जहाँ हमने बुद्धिस्ट केव्स ढूंढे हैं, रॉक आर्ट ढूंढा है यहाँ। बल्कि अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार के साथ फरीदाबाद और गुरुग्राम के मांगरबनी में हम लोगों ने बहुत सारे प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट और पेट्रोग्लिफ्स और ऐसी साइट्स ढूंढी हैं। तो रिमोट यस, नाउ डेंजरस। अब डेंजरस पता नहीं, मतलब मुझे कभी मैं कभी भयभीत नहीं हुआ क्योंकि मैं एक तो अकेला नहीं था जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था। यूजुअली ऐसी जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट को अकेले नहीं जाना चाहिए। जी। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लोकल्स को साथ में ले जाओ या अ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट साथ हम्म। में जाए। पर हाँ, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल हुए हैं कि जैसे किसी रूइंड मंदिर में आप जा रहे हो और एकदम से गर्भगृह से सांप बाहर आए। हम्म। तो ऐसे और एक बार हुआ था कि मैं नया नया दिल्ली से पूना शिफ्ट हुआ मेरे मास्टर्स के लिए। और लोनावला में भाजा केव्स हैं। तो जो एएसआई प्रोटेक्टेड केव्स हैं वो तो ओपन है पब्लिक के लिए, पर कुछ केव्स हैं जो वाटरफॉल के पीछे हैं। हम्म। तो बारिश के टाइम सह्याद्री में ट्रैक करना थोड़ा हानिकारक हो सकता है क्योंकि मिट्टी धंसती है। हम्म। एंड मुझे तो ये पता नहीं था, मैं तो शहर में तो कभी ऐसी ट्रैकिंग की जी। नहीं है।
तो मैं एक केव में जाने के लिए मेरे क्लासमेट्स के साथ गया और मैं ऑलमोस्ट वाटरफॉल के साथ नीचे गिरता गया और मुझे एक बोल्डर के बीच में मेरा पैर फंसा और मैं और नीचे नहीं गया। पर इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने मुझे हम्बल किया, डराया पर हम्बल किया, क्योंकि मुझे लगता था मैं दिल्ली का लड़का हूँ, एलीट दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छे स्कूलों से गए हुए, पर आर्कियोलॉजी ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जैसे गोवा के गांव वाले, सावंतवाड़ी के गांव वाले, विदर्भ के, कर्नाटका के, तेलंगाना के। वो लोग नंगे पैर चढ़ रहे थे जो मैं महंगे जूतों के साथ भी नहीं कर पा रहा था। पेड़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये इंसान है कि क्या है ना? कि जैसे हम महाराष्ट्र में किले बहुत चढ़ते हैं, महाराष्ट्र में किलों का जी, महत्व जी। बहुत है, और जो किले मतलब मुझे 3-4 घंटे लगते हैं चढ़ने में, मेरे कुछ दोस्त नंगे पैर या चप्पलों के साथ 1-1 घंटे में चढ़ लेते थे। तो हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि थोड़ा बहुत हानि हो सकती थी, पर ऊपर वाले ने बचा लिया। पर इन सब इंसिडेंट्स ने मुझे सिर्फ हम्बल किया है। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। इस फील्ड में फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस जो हैं वो किस लेवल के होते हैं? देखिए, हर एक फील्ड, मेरा मानना है, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से चैलेंजिंग होता है या होती है। एंड हर एक इंडिविजुअल की ये अपनी जर्नी है, अपनी तपस्या है कि वो कितना डीप और कितना अपने आप को चैलेंज करना चाहे। अब मैं अगर जो अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आर्कियोलॉजी, अब जैसे मैं एक एस्थमेटिक हूँ और दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो फेयरली मोर प्रिविलेज्ड कंपेयर्ड टू माय क्लासमेट्स। तो बिकॉज मैं थोड़ा सॉफ्टी सॉफ्टी था जब मैंने आर्कियोलॉजी शुरू करी, तो मैं हर एक एक्सकवेशन के पहले मेरे दोस्तों को पता था कुछ बीमार होगा 2 दिन के लिए, प्रोफेसरों को पता था। फिर वो धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ी, आर्कियोलॉजी ने मेरे सिस्टम को थोड़ा चेंज किया। तो फिजिकली वो बस एक छोटा सा अस्थमा अटैक या कोल्ड कॉफ, उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कभी कोई चैलेंज फेस किया है। बट आई हैव टू से कि फील्ड आर्कियोलॉजी हम बंदों के लिए अ लॉट इजियर, विमेन फेस वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। जो फॉर एग्जांपल बेसिक चैलेंजेस सैनिटेशन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेरी बहुत सारी दोस्तों को हुआ है। अब ड्यू टू द रीजन वेयर वी आर एक्सकवेटिंग, रिमोटनेस, क्या साधन है हमारे पास अवेलेबल, बिल्कुल। आप कितना ही कंफर्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि विमेन के लिए एडजस्ट होना हम मेन से ज़्यादा डिफिकल्ट मैंने देखा है। हाउएवर आई हैव टू गिव इट ऑफ टू अ लॉट ऑफ विमेन आर्कियोलॉजिस्ट अराउंड मी, वो मुझसे ज़्यादा सस्टेन कर पाई। जैसे कुछ एक्सकवेशंस ऐसे थे जहाँ पे मुझे अस्थमा अटैक ज़्यादा हुआ तो मुझे घर आना पड़ा, या एक तेलंगाना में मुझे एक स्किन इन्फेक्शन हो गई थी क्योंकि हम लोग बहुत धूप में कर रहे थे, तो मुझे घर आना पड़ा। सो ये चैलेंजेस होते हैं। मेंटल, अब मेरे लिए मेंटल थोड़े कम थे क्योंकि दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी नेचुरल टू मी। बहुत ज़्यादा ही रुचि है मेरी इस सब्जेक्ट में। तो आर्कियोलॉजी कभी मुझ पे मेंटली टैक्सिंग नहीं हुआ है अभी तक जी। जितना आई वुड से फिजिकली। पर फिजिकली भी ओनली बिकॉज ऑफ माय हेल्थ एज एन एस्थमेटिक। पर पहाड़ चढ़ने हैं, दिन भर जंगलों में घूमना है, मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट। पर हाँ, एक्सकवेशन मुझे बोरिंग लगते हैं क्योंकि आपको खड़े रहना पड़ता है और खुदाई चल रही है और टाइम कंज्यूमिंग और प्रोसेस है। आप कहीं जा नहीं सकते हो, बिल्कुल। और कुछ निकल नहीं रहा तो बोरिंग हो जाता है। और वो चीज लंबा भी चल सकता है, 1 महीना, एक्सकवेशन 1.5 इज अ महीना, वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड हाँ, वो सालों भी शायद लगे। मुझे वो थोड़ा बोरिंग लगता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि शायद ये रास्ता सही नहीं था,
या आप जैसे किसी चीज को ढूंढ रहे हैं या खोज परख कर रहे हैं किसी चीज की, पर आप एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं, फिर आप वापस देखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि यार ये रास्ता सही नहीं था। मतलब आप ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रास्ता एज इन द करियर पाथ? जर्नी। करियर पाथ या करियर पाथ नहीं, करियर पाथ तो आपने बताया कि आप उसमें बहुत पैशनेटली उस चीज को करना हाँ, चाहते पर हैं। उसमें भी पछतावा होता है कभी-कभी। बट हाँ, बट पर आपका प्रश्न ज़्यादा मोर लाइक एंगल ऑफ रिसर्च। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। अ, सॉरी, वो अलग टैंजेंट पे चला गया था, बट हाँ, उस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे। जब आएँगे तब देखते हैं। मैं अभी सोच नहीं रहा मुझे जी। क्या बोलना है। पर हाँ, रिसर्च में बहुत हुआ है ऐसा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने कुछ असम्पशन्स बहुत छोटे से सैंपल साइज़ पे बना लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे एक किताब मिली थी जिसमें बादामी चालुक्याज़, जैसे बादामी, आइहोळे, पत्तडकल में जो बहुत ब्यूटीफुल केव्स एंड टेम्पल्स हैं कर्नाटका में, हम्म, वहाँ पे मुझे मेरे मल्ल विद्या के स्कल्पचर मिलेंगे। क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने बोला, और फेसबुक पे और एक किताब पे मैंने वो 2-3 स्कल्पचर देखे। मैं खुशी-खुशी गया। पता चला वो ही 2-3 स्कल्पचर थे वहाँ पे और कुछ था नहीं। फिर क्या हुआ कि अचानक से मैंने अपने दोस्तों के साथ, पुणे के दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करी, और जब मैंने सोचा भी नहीं था, उस रोड ट्रिप में हम्पी में मुझे बहुत सारे स्कल्पचर्स मिल गए। हम्म, तो आप आई मीन जैसे अगर जो श्री कृष्ण बोलेंगे तो यही नियति है कि मतलब इफ इट हैज टू हैपन इट हैपेंस, राइट? जब आप पूरा दिमाग सोच के जा रहे हो कि आज तो भाई फट्टे चकने हैं, कुछ नहीं होता। हम्म, फिर जब आप यू गो विद द फ्लो, समथिंग क्लिक्स, एंड आज हम्पी मेरे लिए एक घर बन गया है कि लाइक लोकल्स मुझे जानते हैं, मैं कम से जी। कम 50 बार जा चुका हूँ, एंड मैं जब हम्पी जाता हूँ कुछ नया सीख के आता हूँ। और तो हम्पी तो मेरे को लगता है डॉक्टर साहब कि गोल्ड माइन जैसा है, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे के लिए। बिल्कुल, आई थिंक देयर आर सो मेनी साइट्स इन इंडिया व्हिच आर गोल्ड माइन्स, एंड उनको इक्वली लेवरेज नहीं किया जा रहा है, जी ऑप्टिमाइज नहीं जी जी, किया जा रहा है बिल्कुल। फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वो चलो वो अलग कॉन्वर्सेशन है, बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, हर आर्कियोलॉजिस्ट के साथ होता है कि आप एक दिशा की ओर जा रहे हो पर आपको वापस आना पड़ता है और रीअसेस करके हम्म, अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। जी, वही उसी को रिसर्च कहते हैं। बिल्कुल। तो पांचवें प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। एक डिस्कवरी के पीछे कितने दिनों या महीनों की मेहनत छिपी हो सकती है? कुछ लोगों की तो मतलब कुछ लोग तो मर जाते हैं उस डिस्कवरी के पीछे, और कोई और करके क्रेडिट ले निकलता है। जाते हैं। आई मीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे नाम तो नहीं पता, बट जब हम डीएनए को स्टडी करते हैं हम्म, तो क्रिक, वॉटसन, ये कुछ नाम आते हैं, बट कुछ लोगों के नाम नहीं आते हैं जिनका ऐसा माना जाता है कि डेटा चुराया गया था। तो एकेडेमिया में ये बहुत होता है, एंड नहीं होना चाहिए पर होता है, क्या करें। वो हमारा पिछले एपिसोड का एक प्रश्न ना, इतिहास को लिखा जाना। बिल्कुल। वो जो सराउंडिंग के लोग हैं उन्होंने उसको उस तरीके से लिखा जी, है कि हम उसको वैसे बिलीव कर रहे हैं अब। एग्जैक्टली, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बिलीव करने को, क्योंकि कोई हमारे और पास कोई ऑल्टरनेटिव जी नैरेटिव है है नहीं, नहीं। है ना? बिल्कुल। पर टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, जैसे मैं अगर जो आपको मेरा ही उदाहरण दूं मेरे रिसर्च का कि वो मल्ल विद्या के स्कल्पचर्स, तो मास्टर्स जब मैं कर रहा था महाराष्ट्र में था, तो मेरे प्रोफेसर सब महाराष्ट्र के फील्ड वर्क कर चुके थे, तो उनको पता था किन किन मंदिरों में मुझे जाना चाहिए। हम्म, तो मेरे गाइड ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। पर जब मैं पीएचडी कर रहा था कर्नाटका पे, तो वो पूरा अननोन इलाका था, और मैं आपको सच बोलूं तो मुझे अपनी पीएचडी का फील्ड वर्क करने के लिए बैंगलोर में नौकरी लेनी पड़ी एक स्कूल में टीचिंग करने के लिए, और मैं हर थर्सडे रात को कर्नाटका सरीगे पकड़ के मैप पे जितने विजयनगर टेम्पल्स थे वहाँ घूमता था गांव गांव, एंड इतना दूर, जैसे बैंगलोर से मैं शिवमोग्गा इतना दूर गया, एक भी स्कल्पचर नहीं मिला, कोई बात नहीं वापस आ जाओ। तो मैंने टेम्पल्स तो कम से कम 300-400 घूमे,
पर स्कल्पचर जो मेरे स्टडी के थे वो मुझे मुश्किल से 50 में मिले। तो वो हार्ड वर्क शायद बहुत कम लोगों को पता है कि आप इतना सा रिसर्च करने के लिए आपको कितना वास्ट एरिया कवर करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो हर फील्ड में हर अच्छे रिसर्चर, मतलब मुझसे भी अच्छे रिसर्चरों के साथ होता है। जी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। इस प्रोफेशन में आपको पर्सनल लाइफ कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है? किस प्रोफेशन में नहीं करनी पड़ती है मतलब शायद ही कोई, अगर जो कोई इंसान मुझे मिले जिसने वो संतुलन हासिल कर लिया तो उनको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए मतलब वो तो संत बन गए। मतलब थैंकफुली, जैसे मैं आपको सच बोलूं तो मेरी जो प्रोफेशन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट है ये 4था साल है और मेरा करियर है 13-14 साल का। तो बहुत बड़े समय तक 10 साल तक आर्कियोलॉजी मेरे लिए एक सपना था, एक हॉबी थी जो मैं छुट्टियों पे करता था या अपने पैसे खर्च के करता था, क्योंकि मुझे मेरी कमाई आमदनी होती थी स्कूल टीचिंग से। मैं हिस्ट्री का और इंडिया स्टडीज़ का टीचर रह चुका हूँ, अलग अलग शहरों में पढ़ाया है। एंड क्योंकि टीचिंग ने मुझे शायद जॉब सेटिस्फैक्शन इतनी नहीं दी जितनी आर्कियोलॉजी देती है, बट टीचिंग ने मुझे आर्कियोलॉजी को और अलग अलग तरह से पढ़ने और सिखाने की अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि मैं जितना आर्कियोलॉजी के थ्रू अपने बच्चों को हिस्ट्री, कल्चर, सोशियोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करता था, मेरी ही नॉलेज ज़्यादा गेन होती थी। बिल्कुल। पर मेरे लिए वही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था कि 10-11 साल तक सबको कहना कि आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट बट आई डोंट डू आर्कियोलॉजी वाज लाइक अ बिग थिंग। क्योंकि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट टू बी ऑनेस्ट इतना पैसा है नहीं फील्ड में, एंड प्रेडोमिनेटली गवर्नमेंट डोमिनेटेड है। ज़्यादातर लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आज भी सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रोफेसर के दे रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के दे रहे हैं। तो अभी भी आर्कियोलॉजी का जो पूरा वर्कफोर्स है वो सरकार की ओर केंद्रित है, प्राइवेट सेक्टर एज सच आया नहीं है। तो अभी भी एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे मेरे टीचिंग करियर की बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं टू मेक माई सेल्फ, कि जैसे मैं कहता हूँ ना, कुछ चीज़ों में मैं आर्कियोलॉजिस्ट में अंधों में काना राजा हूँ। क्योंकि मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया है, मैंने कॉरपोरेट में काम किया है, मैं एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हो, फेल्ड एंटरप्रेन्योर बट एंटरप्रेन्योर। सो आर्कियोलॉजी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे में जो मुझे अंधों में काना राजा बनाती है। एंड आई थिंक नथिंग गोज टू वेस्ट। जो मैंने 10 साल तपस्या करी आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए, उसकी बेनिफिट्स मैं अब गेन कर रहा हूँ। तो सैक्रिफाइस भी किए बट गेन भी बहुत हुआ। तो हम आगे डॉक्टर साहब अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का। जब कोई खोज सफल होती है तो उस मोमेंट की जो फीलिंग है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मुझे अभी तक याद है कि मेरा फर्स्ट टेम्पल विजिट था महाराष्ट्र में, किला था बहादुरगढ़। टेम्पल का नाम था लक्ष्मी नारायण टेम्पल। एंड ये मेरे प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत गणवीर के साथ मेरा फर्स्ट फील्ड वर्क था। एंड गणवीर सर को पता था कि यहाँ पे कुश्ती के स्कल्पचर मिलेंगे, पर एक ही टेम्पल पे 13 स्कल्पचर मिलना वॉज अ गोल्ड माइन फॉर मी, राइट। तो जब वो स्कल्पचर मिले तो मैं और गणवीर सर हाई फाई करते हैं और गणवीर सर और मेरे मुंह से निकलता है आता माझी सटकली, राइट। वो उस टाइम मराठी स्लैंग में, मतलब इट्स अ वेरी वेरी कलोक्युअली एंड ऑफन यूज्ड स्लैंग। तब प्रोफेसर और स्टूडेंट के वो दायरे खत्म हो गए थे, क्योंकि वो मेरे गाइड थे, तो उनको भी डर लग रहा था कि ये टॉपिक कभी पहले हुआ नहीं है, तो क्या विल इट बी अ सक्सेसफुल टॉपिक और नॉट। क्योंकि एज अ प्रोफेसर ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग
अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट मैं भी टाइम एनर्जी मनी इन्वेस्ट कर रहा जी। हूँ, पर जब ये खोज में एक ही मंदिर में 13 मिल गए, और ये मास्टर्स डिसर्टेशन था, तो मतलब मुझे 100-200 स्कल्पचर की ज़रूरत नहीं थी। फिर आगे जाके 5 और टेम्पल्स में मिले मुझे 30-40 स्कल्पचर, पर उस टेम्पल ने मेरी नींव रखी। तो जैसे आज भी वो टेम्पल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है। लाइक दैट टेम्पल, मोर देन रिलीजन, उस टेम्पल ने मेरा वो मार्गदर्शन दिया, उसने मेरा वो ट्रेजेक्टरी सेट किया। तो ये था आज का एपिसोड खोज का सफर। आर्कियोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लाएंगे, और भी प्रश्न मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, और कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब को घेरा जाए उनसे और जो कोर नॉलेज है उनसे ली जाए। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड स्पेशल आपके प्रश्नों के लिए बनाया जाए और उनके उत्तर उसमें दिए जाएं। धन्यवाद।